हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल हमने जहाँ पे फिनिश किया था आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है जीवों की उत्पत्ति एवं विकास से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ ये बोल रहा है कि जीवों की जो उत्पत्ति है वो आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, और जीवों की जो उत्पत्ति हुई थी वो सबसे पहले जल में हुई थी। वायरस बायोस्फीयर के प्रथम जीव माने जाते हैं। जो वायरस होते हैं वो बायोस्फीयर के प्रथम जीव माने जाते हैं जिसकी उत्पत्ति जल से हुई थी। आदि पृथ्वी के हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं अमोनिया के अणुओं ने आपस में मिलकर जटिल अणुओं का निर्माण किया और इन जटिल अणुओं ने संगठित होकर पृथ्वी के प्रथम जीव को यानी कि वायरस को बनाया था। ठीक है, प्रारंभिक जीव रसायन पर पोषी थे। बाद में लवक के विकास के साथ स्वपोषी जीवों का अस्तित्व बना। साइनो जीवाणु इस पृथ्वी पर बनने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन था, ये फैक्ट है, इसे याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। साइनो जीवाणु। फिर कह रहा है कि सबसे पहला जीव संभवतः न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन का बना होगा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में विकसित हुआ होगा। जैव विकास वह क्रिया है जिसके द्वारा सरल जीवों से लंबे समय में जटिल जीवों का निर्माण होता है। ये परिवर्तन वातावरण के परिवर्तन होते हैं। जीवों में जो परिवर्तन होता है वो जीवों में परस्पर संबंध 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला संरचनात्मक संबंध होता है, दूसरा जैविक संबंध होता है, तीसरा हमारा क्रियात्मक संबंध होता है। जैविक विकास को अकारिकी लक्षणों, जीवाश्मों भ्रौणिकी जीवन प्रक्रिया के सामान्य लक्षणों, जीवों के भौगोलिक वितरणों के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। किसी भी जीव जाति के विकास के इतिहास को हम जाति वृत्त कहते हैं, इसे याद रखिएगा। विकास के 3 प्रमुख हैं जिसमें पहला लेमार्कवाद आता है। ठीक है, लेमार्कवाद के अनुसार संरचनात्मक रूप से समान अंगों को समजात अंग कहते हैं। कार्यात्मक रूप से समान अंगों को समवृत्ति अंग कहते हैं। वे अंग जो पूर्वजों में क्रियाशील थे परंतु वर्तमान में क्रियाहीन हो गए हों, वैसे अंग अवशेषी अंग थे। मतलब पहले पूर्वजों में वे अंग होते थे लेकिन वर्तमान में वह क्रियाहीन हो जाते हैं तो उसे अवशेषी अंग कहते हैं। मनुष्य में लगभग 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। रोम, कर्ण, पल्लव पेशी, कशेरुकाएं, वर्मी फार्म, अपेंडिक्स आदि प्रमुख अवशेषी अंग हैं। परिवर्तित वातावरण के प्रभाव से जीवों में नई आवश्यकताओं का उत्पन्न होना। फिर है परिवर्तित वातावरण के प्रभाव से जीवों में नई आवश्यकताओं का उत्पन्न होना। नई आवश्यकताओं के कारण जीवों में नई आदतों का विकास। नई आदतों के विकास के कारण शारीरिक अंगों का उपयोगी व अनुपयोगी होना। परिणाम स्वरूप शारीरिक रचनाओं में परिवर्तन एवं नए उपार्जित लक्षणों का प्रकट होना। ये सभी उसके कारण बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो पहले यूज़ में आते थे जो अंग वो अभी वर्तमान में अवशेषी अंग बन गए। उनके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, यही उस रीज़न के बारे में बता रहा है कि पहले जो आदतें थी ज़रूरी नहीं कि वो आदतें हमारे पास आज भी है। समय के साथ जो आदतें होती हैं वो परिवर्तित होती जाती हैं, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। इन उपार्जित लक्षणों की वंशागति के फलस्वरूप नई जातियों का भी विकास हुआ। लेमार्क का सिद्धांत इसलिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति की कहलाता है। इसे फिलॉसफी जूलॉजिकल नामक पुस्तक में सन 1809 में भी प्रकाशित किया गया था। पुस्तक का नाम क्या है, फिलॉसफी जूलॉजिकल। सेकेंड सिद्धांत हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमने बचपन में भी पढ़ा है और ये एनसीईआरटीज़ में भी दिया हुआ है, डार्विनवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। इसमें बोल रहा है कि जीवों में प्रगुणन की जो दर है वो तेज हो गई समय के साथ। ठीक है, उसका भी मानव जीवन पर प्रभाव पड़ा। जीवन संघर्ष वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वजातीय संघर्ष होता है, अंतरजातीय संघर्ष होता है, वातावरणीय संघर्ष होता है। विभिन्नताएं एवं वंशागति के कई कारण जो जैविक संरचना है वो धीरे धीरे परिवर्तित होती गई, बदलते वातावरण के कारण और नई जातियों की उत्पत्ति के कारण। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से भी जाना जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसे एक प्रकृति विज्ञानी की समुद्र द्वारा विश्व की सैर एवं प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक 2 पुस्तकों में संकलित किया गया है। यात्रा 27 दिसंबर 1831 से लेकर 1936 तक 5 वर्ष की थी जो डार्विन ने की थी।
20वीं सदी के आरंभ में डी व्रिज, कोरैन्स एवं सेरमॉक ने पुनः खोज के बाद स्पष्ट किया कि जीन्स के कारण होने वाले परिवर्तन ही वंशागत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड सिद्धांत है उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद में क्या कह रहा है कि जीन के डीएनए न्यूक्लियोटाइड की संख्या एवं विकास में परिवर्तनों के कारण जीवों की शारीरिकी या कारिकी में अचानक कोई भी परिवर्तन जो आनुवांशिक हो उत्परिवर्तन कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसा परिवर्तन जो पहले नहीं था अचानक से हुआ है उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इस वाद में प्रणेता ह्यूगो डिवरिज थे। इसके जो प्रणेता है उत्परिवर्तनवाद के वो कौन है? ह्यूगो डिवरिज थे। इसे नोट कर लीजिएगा कि उत्परिवर्तनवाद के प्रणेता कौन है, समटाइम्स एग्जाम में पूछता है। इन्होंने अपना प्रयोग इवनिंग प्रिमरोज पर किया था। जीवों में विविधता के बारे में पढ़ते हैं। जीवों को खोजकर पहचानने, नाम देने, इनके गुणों एवं इनकी आदतों का पता लगाकर उचित समूहों में समूहबद्ध करना वर्गीकरण कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं वर्गीकरण कहलाता है। कैरोलस लिनियस द्वारा 1707 से लेकर 1778 तक इनका कार्यकाल था। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए 1707 में इनका जन्म हुआ था और 1778 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सिस्टेमा नेचुरी में द्विजगत वर्गीकरण, पादप जगत एवं जंतु जगत दोनों पर इन्होंने क्या किया था? निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर इन्होंने 5 जगत में संपूर्ण जगत को विभाजित किया था। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला इन्होंने लिखा था कोशिका की जटिलता, और दूसरा पोषण विधियाँ, तीसरा हमारी जीवन शैली, और फिर चौथा है शरीर की संगठनात्मक जटिलता। पांचवा है हमारा जीवों का विकासात्मक या जाति वृत्तीय संबंध। 5 जगत में पहले मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। मोनेरा बेसिकली एक प्रोकैरियोटिक कोशा वाले सूक्ष्म जीव जो कि स्वपोषी विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। चारों तरफ एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है मोनेरा में। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं जिसमें विकसित केंद्रक होते हैं। द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग वाले लैंगिक व अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा इसमें जनन होता है। एग्जाम्पल के लिए पैरामीशियम जो है प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। इसमें एमसीक्यूज भी पूछता है। एमसीक्यूज में पूछ देगा कि इसमें से जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम क्या मतलब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ऑप्शन में हमारा दे देगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, एनिमेलिया, और फिर आपको उसमें चूज करना रहेगा। थर्ड है हमारा प्लांटी जो होते हैं वो सभी रंगीन बहुकोशिकीय पादप जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इत्यादि इसमें आते हैं। थर्ड है हमारा कवक में बोला है कि पर्णरहित विहीन अर्थात परजीवी या मृत्युपजीवी जो होते हैं एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, भोजन संग्रह, ग्लाइकोजन के रूप में प्रजनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों होता है। कवक का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है मशरूम एक कवक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा एनिमेलिया जो होता है वो बहुकोशिकीय विषमपोषी यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। एनिमेलिया में क्या होती है कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण क्या है एनिमेलिया का? हमारा कीड़े मकोड़े हैं और मछलियाँ हैं, सांप है। इसमें क्या नहीं होता है? मनुष्य भी है। एनिमेलिया मनुष्य भी इसका एग्जाम्पल है एनिमेलिया का, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है वो हमारी पादप में होते हैं। ठीक है, पौधों में होती है कोशिका भित्ति। अब यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य नाम एवं उसके वैज्ञानिक नाम। ठीक है, नोमेनक्लेचर के बारे में इसमें बता रहा है। तो ये आपको पता होगा कि सबसे पहले नोमेनक्लेचर करते वक्त किसी भी वंश में पहला शब्द जो होता है वो वंश का होता है, दूसरा शब्द उसकी जाति होती है। जैसे यहाँ पे दिया पेसर डोमेस्टिकस, तो डोमेस्टिकस जो है वो उसकी जाति है, पेसर जो है हमारा वो वंश है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले उत्पादक रोग दिए हुए हैं, जैसे पपीता, तंबाकू, सरसों एवं केला में रोग होते हैं, मोजाइक रोग होता है। ठीक है, जैसे टमाटर है, टमाटर में पत्तियों में विल्ट रोग होता है। तिल है, तिल में फिल्लोडी नाम का एक रोग होता है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मनुष्य में वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे छोटी माता चिकन पॉक्स जो है वो वायरस के द्वारा होती है। वायरस का नाम भी याद रखिएगा, वेरिसेला वायरस। खसरा किससे होता है? तो उसका वायरस का नाम याद रख लीजिएगा, पोलियो वायरस से होता है। हाइड्रोफोबिया हमारा रेबीज से होता है।
फिर बड़ी माता भी विषाणु से होता है, राइनो वायरस से सर्दी जुकाम होता है, ये सभी याद रख लीजिएगा। और उससे प्रभावित अंग कौन कौन से हैं, ठीक है, वो याद रख लीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इसे दिन में एक बार ज़रूर देख लें, जिससे ये आपको मेमोराइज़ करने में ईजी होगा। फिर अब नीचे लिखा हुआ है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले पादप रोग। ऊपर जैसे हमने विषाणुओं के लिए पढ़ा था, वैसे ये जीवाणुओं के लिए रोग का नाम है। जैसे कि धान का ब्लाइट स्पॉट रोग, तो इसके लिए जीवाणु है हमारा जैंथोमोनास ओराइजी, ये आपको याद रखना है। नींबू का कैंकर रोग, इसके लिए जैंथोमोनास सिट्री है। इस तरह से इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले मानव रोग है, जैसे निमोनिया, हैजा, पेचिस और उससे प्रभावित अंग, ये सभी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए। और फिर यहाँ पे वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले पशु रोग हैं, जैसे हर्पीज़, मुंहपक्का, खुरपक्का, रेबीज, चेचक, इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमारा वही है, लेप्रोसी रोग के बारे में दिया, प्लेग के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में दिया है। ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छे से। फिर परजीवी द्वारा होने वाले रोग हैं, परजीवी द्वारा होने वाले रोग के बारे में भी दिया हुआ है, जैसे मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी और पेचिस, कालाजार। प्रभावित अंग कौन कौन से हैं, परजीवी, उसके वाहक कौन है, लक्षण क्या है उसके, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, यहाँ से हम इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल है। इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो वह कोशिका जिनका जो आकार होता है वो 4 μm से कम होता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका 5 μm से अधिक होता है, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका जो है हमारी वो बड़ी होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में है कि इसमें केंद्र के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली पाई जाती है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल केंद्रकीय अम्लों की श्रृंखला के रूप में पाया जाता है और इसमें अम्लों एवं प्रोटीन की व्यवस्थित संरचना होती है। यूकैरियोटिक में कोशिकांग होते हैं और इसमें विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, ये सब नहीं पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं वो इसमें 70 होते हैं, इसमें 80 होते हैं। और यूकैरियोटिक में बड़े आकार के होते हैं। ये सभी आप देख लीजिएगा एक बार, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है। अब कल से हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और कोशिका के अंग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी आप सभी याद कर लीजिएगा जितना भी मैंने आज पढ़ाया है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ते रहें।